एवरीवन, वेलकम टू एम फॉर टीचिंग। हाजिर हूँ आप सभी के सामने बहुत ही अमेजिंग आज की क्लास के साथ और आज के एक नोटिफिकेशन के साथ। अब भाई नोटिफिकेशन तो इसका निकल चुका है, बट दिसंबर के एग्जाम के लिए नोटिफिकेशन आएगा, तो उससे पहले मैंने सोचा कि आप लोगों को डिटेल में बहुत सारी चीजें बता दूं। जो न्यू कैंडिडेट्स हैं, न्यू स्टूडेंट्स हैं, जिनको नहीं पता है नेट एग्जाम के बारे में और क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या चीजें इसमें एड ऑन होती हैं और नेट एग्जाम देने के बाद आप क्या बन सकते हैं एज अ टीचर, एज अ मतलब कि एक तरीके से प्रोफेसर के हिसाब से। तो ये एग्जाम किसके लिए या कौन से टीचर्स के लिए होता है, सब कुछ आज की क्लास में आप लोगों को मिलेगा। बस आप लोगों को अपना पॉजिटिव फीडबैक देना है, लाइक इट, शेयर एंड सब्सक्राइब के थ्रू। और साथ ही हमारी लाइव क्लास चल रही है एपीएस यानी कि आर्मी पब्लिक स्कूल की, तो वो भी आप लोग ज्वाइन करना। 10 बजे डेली क्लासेस होती हैं और साथ के साथ हिंदी लिटरेचर की क्लासेस होती हैं, बट वो ऑफलाइन होती हैं, तो उन्हें भी मिस मत करना। अगर आप लोगों का स्पेसिफिक सब्जेक्ट नेट एग्जाम के लिए हिंदी लिटरेचर है तो आप लोगों के लिए ही क्लासेस कंटिन्यू हो रही हैं। जिनका भी या जिन कैंडिडेट्स का स्पेसिफिक सब्जेक्ट हिंदी लिटरेचर है, नेट एग्जाम में बहुत हेल्पफुल रहेंगी क्लासेस, और साथ के साथ टीजीटी और पीजीटी कैंडिडेट्स के लिए भी बहुत हेल्पफुल रहेंगी। तो स्टार्ट करते हैं, कोई भी देरी नहीं करेंगे, सब्सक्राइब जरूर कर लेना एवरी क्लास के नोटिफिकेशन के लिए। तो सबसे पहले तो यूजीसी नेट होता क्या है। यूजीसी नेट ये एक तरीके से नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। जैसे कि आज के टाइम पे अगर मैं बात करूं, चलो पहले के टाइम से याद करती हूँ, मतलब बात बताती हूँ मैं आप लोगों को। 2011 से अगर मैं बात करूं, 2011 से पहले टेट एग्जाम नहीं था। टेट के बारे में आप लोग तो जानते ही होंगे। कोई भी स्टेट टेट, सी टेट के बारे में ही ले लो, सबसे ज्यादा कॉमन सी टेट एग्जाम 2011 से पहले था ही नहीं। पहले क्या होता था कि नॉर्मली कोई भी हम 2 साल का 4 साल का डिप्लोमा लेकर, बीएड या टीचिंग डिप्लोमा लेकर, जैसे ही फॉर्म आते थे, फॉर्म फिल होते थे, मेरिट बेस पर हमारा सिलेक्शन हो जाता था। ठीक है। उसके बाद कंपटीशन थोड़ा बढ़ता गया भाई। टीचिंग लाइन में लाखों से ज्यादा कैंडिडेट्स हर बार भरने लगे, और किसका, और पढ़ने वाले बच्चे भी, और अच्छे बच्चे, मतलब अच्छे स्टूडेंट जिनके हायर लेवल के जो मार्क्स होते थे उसके हिसाब से, तो ऐसा होता था कि मेरिट बेस में टाई अप हो जाता था, तो उसकी वजह से कंपटीशन लेवल बढ़ गया। तो उस कंपटीशन लेवल को मद्देनजर रखते हुए इन लोगों ने क्या किया, टेट एग्जाम को लेकर आए। सबसे पहले तो टेट एग्जाम में सी टेट सबसे ज्यादा मतलब कि आया। सी टेट को एक दिल्ली के बेस पर बनाया गया, और साथ के साथ ये भी बोला गया कि अगर आप अदर स्टेट के फॉर्म भी भर रहे हैं तो उसमें भी ये हेल्पफुल रहेगा। ठीक है। अब धीरे धीरे जैसे ही टाइम बीतता गया, तो अब एवरी स्टेट का पर्टिकुलर एक टेट एग्जाम हो गया है। उसी हिसाब से हमारा एक नेट एग्जाम होता है, जिसे नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट कहा जाता है, जो नेशनल लेवल पर होता है ऑल ओवर इंडिया में। ठीक है। और ये एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है। ऐसा नहीं है कि आपको ये टेस्ट देने के बाद आप लोग डायरेक्ट मतलब टीचर बन गए, आप मतलब कॉलेज में जो प्रोफेसर्स होते हैं वो बन जाएंगे, नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ टेट एग्जाम की तरह नेट एग्जाम है, मतलब एलिजिबिलिटी टेस्ट है कि आपके पास एक सर्टिफिकेट है। आप जो अपकमिंग वैकेंसीज निकलेंगी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए या जेआरएफ के लिए, तो वो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तो ये एक चीज आप लोग कॉमन याद रखेंगे। यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन इसे कंडक्ट करता है। यूजीसी नेट की फुल फॉर्म है ये। ठीक है। नेशनल लेवल पर ये एग्जाम होता है और ये साल में 2 बार होता है। और अब यहाँ पर देखिए, आप 2 टीचर्स यानी कि कंटिन्यू कर सकते हैं। एक तो असिस्टेंट प्रोफेसर, इंडियन कॉलेजेस, इंडियन यूनिवर्सिटीज में, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट आप लोगों को मिल सकती है। आप पर्टिकुलर जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके प्रोफेसर बन सकते हैं। ठीक है। और साथ के साथ दूसरी जो पोस्ट होती है इसके अंदर, ये होती है जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जेआरएफ जिसे कहा जाता है। और ये क्या होता है, ये एक स्कॉलरशिप बेस्ड मतलब कि डिग्री तो नहीं कहूंगी मैं, ये कोर्स भी कह सकते हैं, या जॉब नहीं कहूंगी मैं, ऐसी ये जॉब नहीं है ये। ठीक है। ये एक तरीके से आप लोगों को वित्तीय सहायता, फाइनेंशियली हेल्प करेगी आप लोगों को। अगर आप नेट एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद जेआरएफ की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, हर बार निकलती हैं, तो जेआरएफ में अगर आपका हो जाता है तो ये लोग क्या करते हैं, हर साल आपको एक अमाउंट देंगे, एक स्कॉलरशिप बेस्ड अमाउंट होगा। और ये एक तरीके से इसका जो मतलब टाइम पीरियड रहता है वो 3 साल के लिए वैलिड रहेगा, 3 साल के लिए।
मतलब कि ये जो JRF नेट एग्जाम का जो मतलब कि एक तरीके से आपको मिलेगा सर्टिफिकेट, वो JRF के लिए सिर्फ और सिर्फ 3 साल के लिए वैलिड रहेगा, ठीक है। और नेट एग्जाम का जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मतलब कि जो टाइम पीरियड रहेगा वो लाइफ टाइम रहेगा, ठीक है, लाइफ टाइम के लिए। अगर आप लोगों ने एक बार में नेट एग्जाम क्वालिफाई कर लिया तो आप जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तब तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। बट JRF में क्या है कि सिर्फ और सिर्फ वैलिड रहेगा 3 साल के लिए। अब इसमें आपको एक स्कॉलरशिप यानी कि एक अमाउंट मिलेगा, एज अ सैलरी बेस्ड टाइप का होता है ये। और ये अमाउंट जो मैं आगे डिस्कस करूंगी, अभी नहीं डिस्कस करूंगी, बस इतना आप लोग समझ गए होंगे तो लाइक इट कर देना। अब बढ़ते हैं, हु कंडक्ट इट। NTA यानी कि नेशनल टेस्ट एजेंसी इसे कंडक्ट करती है। और NTA सिर्फ इसी एग्जाम को नहीं, बहुत सारे एग्जाम्स को भी कंडक्ट करती है। नीट का एग्जाम हो गया सबसे मोस्ट फेमस, तो आज के टाइम पे वही चल रहा है, ठीक है। तो NTA इसे कंडक्ट करती है। और ये क्यों इम्पोर्टेंट है कि अगर आपको कॉलेज या किसी भी यूनिवर्सिटी में लेक्चरर बनना है, जिसे असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रोफेसर कहा जाता है, उसके लिए आप इसे मतलब कि दे सकते हैं। और साथ के साथ अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बनना चाहते हैं, सिर्फ रिसर्च फेलोशिप यानी कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप बनना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप लोगों को ये एग्जाम क्वालिफाई करना जरूरी होता है। और यहाँ पर साथ के साथ इन्होंने ये पॉइंट भी लिखा हुआ है, स्कॉलरशिप मनी फॉर रिसर्च। रिसर्च के लिए अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं, शोध करना चाहते हैं आगे, ठीक है, उसके लिए आप लोगों को एक पर्टिकुलर अमाउंट मिलता है हर महीने, ठीक है। तो वो मैं आगे बताऊंगी। तो इतना समझ में आ गया होगा तो लाइक इट कर देना। नेक्स्ट बढ़ते हैं, हु कैन अप्लाई। कैंडिडेट्स हु हैव कंप्लीटेड पोस्ट ग्रेजुएशन। भाई विदाउट पोस्ट ग्रेजुएशन तो ये होगा ही नहीं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि 12th के बाद आप लोग कर लें या ग्रेजुएशन के बाद इसे कर लें, तो नहीं, आप लोगों को पोस्ट ग्रेजुएशन पहले कंप्लीट करनी पड़ेगी। और कम से कम उसमें आप लोगों के पोस्ट ग्रेजुएशन में 55% मार्क्स होने ही चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ पर एड ऑन किया है कि रिलैक्सेशन भी मिलती है, वुमेन्स के लिए भी मिलेगी यहाँ पर रिलैक्सेशन। और साथ के साथ जो किसी अदर कैटेगरी से जैसे SC, ST, OBC से बिलोंग करता है, उनके लिए भी इसमें जो मतलब मार्क्स है उसकी रिलैक्सेशन मिलेगी। और ज्यादा से ज्यादा मेरे हिसाब से तो होगी नहीं, 5% की ही रिलैक्सेशन होगी, ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो इस बात को भी आप लोग याद रखेंगे, SC, ST, OBC वालों के लिए रिलैक्सेशन रहेगा इसके अंदर। हाउ मेनी सब्जेक्ट्स, कितने सब्जेक्ट्स होते हैं नेट एग्जाम के लिए? 80 सब्जेक्ट्स होते हैं इसमें। अब 80 सब्जेक्ट्स में से पोस्ट ग्रेजुएशन आपने कौन से सब्जेक्ट में कर रखी है, उसके हिसाब से आप लोग अपना सब्जेक्ट यहाँ से चूज कर सकते हैं। 80 सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, कॉमर्स, एजुकेशन, कंप्यूटर साइंस, बहुत अलग अलग साइंस में भी अलग अलग होते हैं, बायोलॉजी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, ठीक है। 80 सब्जेक्ट इन लोगों ने इंक्लूड कर रखे हैं। हाउ ऑफन इट इज हेल्ड, ये कितनी बार होता है? ये साल में 2 बार होता है, ठीक है। अगर कोई दिक्कत आ जाती है, कुछ इशू हो जाता है, तो मतलब कि ये लोग नोटिफाई कर देते हैं। बट अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ है, जैसे सीटेट और टेट एग्जाम के लिए हो रहा है। सीटेट के लिए कितने कैंडिडेट्स वेट कर रहे हैं, और बिहार टेट के लिए कितने सारे कैंडिडेट्स, यूपी टेट के लिए कितने सारे कैंडिडेट्स वेट कर रहे हैं, बट इसके लिए नहीं हुआ है अभी तक, तो ऐसा नहीं देखा गया। तो ये साल में 2 बार होता है, एक तो जून में होता है और एक होता है हमारा दिसंबर में, मतलब एग्जाम होता है ये, ठीक है। तो उससे पहले 2 से 3 महीने पहले ये आप लोगों को एक नोटिफिकेशन दे देंगे कि भाई फॉर्म भर दीजिए और एग्जाम की तैयारी कर लीजिए। तो ये आप लोगों को डेट या मंथ आप लोगों को इस तरीके से याद रखनी है। अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं तो उसके हिसाब से आप लोगों को प्रॉपर फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि टाइम ज्यादा नहीं देते हैं और बहुत तो हार्ड नहीं कहूंगी, बट ये थोड़ा हार्ड लेवल का ही होता है एग्जाम, ठीक है। क्योंकि इसमें डीप नॉलेज आप लोगों को पता होनी चाहिए अपने स्पेसिफिक सब्जेक्ट की। अब चलते हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? मास्टर डिग्री में होने चाहिए आप लोगों के पास मास्टर डिग्री, वही सेम चीज जो मैंने क्लियर की, 55% होनी चाहिए। और रिलैक्सेशन के लिए देखिए 5% इन्होंने बोला है ST, SC, OBC और PWD वालों के लिए, ठीक है। अब एक चीज यहाँ पर मैंने गलत बोल दी थी लास्ट में कि वुमेन्स के लिए भी है, वुमेन्स के लिए नहीं है। इसके अंदर मेल फीमेल दोनों को इक्वल रखा है, तो 5% सिर्फ और सिर्फ कैटेगरी बेस्ड इन्होंने डिवाइड किया है। फाइनल ईयर स्टूडेंट कैन ऑल्सो अप्लाई। जो फाइनल ईयर, जो कैंडिडेट ये सोच रहा है कि भाई हमने पोस्ट ग्रेजुएशन तो कर ली है, मतलब हम कर रहे हैं, परसुइंग है और फाइनल ईयर में है,
तो क्या वो अप्लाई कर सकते हैं? यस, वो भी अप्लाई कर सकते हैं, बट एलिजिबिलिटी इज कंफर्म्ड ओनली आफ्टर रिजल्ट। रिजल्ट के बाद ही एलिजिबल माना जाएगा आपको। ऐसा नहीं है कि मतलब कि आप अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप अप्लाई नहीं कर सकते, बट एक जो मतलब कि फुल एंड फाइनल जो होगा आपका कंप्लीटेड ही होना चाहिए। एलिजिबिलिटी आपकी एक तरीके से रिजल्ट के बाद ही फाइनल मानी जाएगी, ठीक है। अब एज लिमिट क्या होती है? एज लिमिट देख लीजिए। अगर आप जेआरएफ की तैयारी करेंगे, जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए कर रहे हैं, तो कम से कम आपकी 30 साल होनी चाहिए। 30 साल से कम नहीं होनी, सॉरी, मिनिमम ज्यादा से ज्यादा 30 साल होनी चाहिए, 30 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। सॉरी, मैंने गलत बोल दिया था, मैक्सिमम बोला गया यहाँ पर। मैक्सिमम आपकी 30 साल होनी चाहिए। और इन्होंने रिजर्व्ड कैटेगरीज में, अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और वुमेन हैं, तो उसमें आपको 3 से 4 साल का, 3 साल का ही मिलता है वैसे तो, रिलैक्सेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज सिर्फ जेआरएफ में है कि आपकी 30 साल से ज्यादा उम्र नहीं होनी चाहिए। अब है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई एज लिमिट नहीं है। आप 40 के हैं, 42 के हैं, 50 के हैं, बट आप दे सकते हैं एग्जाम, कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने इस चीज को मेंशन किया हुआ है, ठीक है। अब बढ़ते हैं कि ये एग्जाम पैटर्न किस तरीके का आता है इसमें। तो एग्जाम पैटर्न देखिए, पेपर 1 एंड पेपर 2, ये दोनों ही पेपर एक साथ होंगे। 3 घंटे का एग्जाम होगा आप लोगों का, कोई ब्रेक नहीं मिलता है बीच में। फर्स्ट पेपर जनरल पेपर होता है, जिसमें कुछ सब्जेक्ट इंक्लूड होते हैं, जैसे आपका मतलब कि टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन हो गए, मैथ्स है, रीजनिंग है, इन सबको इंक्लूड किया जाता है। करंट अफेयर्स है, जनरल अवेयरनेस है, तो उसमें आप लोगों के हो जाएंगे नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 क्वेश्चन आएंगे और 100 नंबर के आएंगे, ठीक है। 50 क्वेश्चन 100 नंबर के, मतलब कि 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन हो गया, तो 1 घंटे का इसमें टाइम मिलेगा, ठीक है। और पेपर 2 जो आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, उसके अंदर 100 क्वेश्चन होंगे और 200 नंबर आपको मिलेंगे। मतलब कि पूरा पैटर्न अगर थोड़ा सा अच्छे से क्लियरली देखा जाए तो 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे, ठीक है। 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा और 150 क्वेश्चन आएंगे, मतलब कि 150 क्वेश्चन है यहाँ पर आप लोगों को, और 3 घंटे का टाइम मिल रहा है, 3 आवर्स का, ठीक है। इस बात को भी आप लोग याद रखना। ऑल सब्जेक्ट आप लोग, सॉरी, ऑल क्वेश्चंस आप लोगों के एमसीक्यू बेस्ड होते हैं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। टचवुड अभी तक तो इन लोगों ने नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी है, बट एक माइनस पॉइंट ये होता है कि भाई नेगेटिव मार्किंग रख देंगे ना तो कंपटीशन लेवल थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नो नेगेटिव मार्किंग का मतलब ये है कि पढ़ने वाले बच्चे आज के टाइम पे इतने हैं, लाखों से भी ज्यादा, करोड़ों से भी ज्यादा भी कह सकती हूँ मैं उस चीज को, क्योंकि पढ़ने वाले बच्चे इतने हैं जो मतलब कि 1 टाइम में ही क्वालिफाई कर लेते हैं। तो बहुत सारे बच्चे इस चीज पर आकर कहीं ना कहीं मतलब कट ऑफ उसी के हिसाब से फिर जाती है, हायर चली जाती है, ज्यादा से ज्यादा चली जाती है कट ऑफ, और उसके बाद फिर जो नॉर्मल एवरेज बच्चा होता है वो कहीं ना कहीं रह जाता है। तो अभी तक तो नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी है, तो अच्छी बात है, बट आप लोग आगे क्या पता चेंज हो जाए, आगे का कुछ भी भरोसा नहीं है, तो अभी तक तो यही चीज है, ठीक है। अब देखिए पेपर 1 एंड पेपर 2 के बारे में मैंने बताया था कि कौन कौन से टॉपिक्स इंक्लूड रहते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड है, रिसर्च एप्टीट्यूड, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, रीजनिंग एबिलिटी, ठीक है, कम्युनिकेशन, डाटा इंटरप्रिटेशन, हायर एजुकेशन सिस्टम, पॉलिसीज वगैरह, तो ये सब जर्नल पेपर में आएंगे। और रिसर्च एप्टीट्यूड के क्वेश्चन ज्यादा आएंगे, ठीक है। आप प्रोफेसर बनने जा रहे हैं, जेआरएफ के लिए करने जा रहे हैं, तो उसमें थोड़ा हायर लेवल का पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। पेपर 2 में आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट रहेगा जो मास्टर बेस्ड रहेगा। अब ये क्वेश्चन आ जाता है आप लोगों के सामने कि आप हिंदी में, आप लोगों ने पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है और आप नेट एग्जाम देना चाहते हैं इंग्लिश में, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर आपने मास्टर्स की हुई है हिंदी में, तो आप हिंदी में ही नेट एग्जाम दे सकते हैं, हिंदी का ही पर्टिकुलर सब्जेक्ट भर सकते हैं, इस बात को भी याद रखना, ठीक है। अब आ जाता है क्वालिफाइंग मार्क्स कितने होते हैं। तो वैसे तो जर्नली इन लोगों ने ये चीज मेंशन की है कि जर्नल आपके मतलब कि नॉर्मल जो रहते हैं जनरल कैटेगरी वालों के लिए 40% होने चाहिए, ठीक है। और दूसरा है ओबीसी, एससी या एसटी कैटेगरी में अगर हैं आप लोग बिलोंग करते हैं, तो 35% आपको क्वालिफाइंग मार्क्स होने चाहिए। कट ऑफ, अब बात आ जाती है कट ऑफ की, क्योंकि ये बात मैंने अभी 2 मिनट पहले ही कही थी, कट ऑफ जाती है भाई इसकी हायर। अगर कट ऑफ ज्यादा जाती है
तो ये 40% और 35% का कोई मायने नहीं रहेगा। मतलब डिपेंड्स करता है। वैसे तो नॉर्मली आप लोगों को फर्स्ट प्रायोरिटी यही रखनी है कि कट ऑफ कितनी जाएगी। वैसे तो इन्होंने जनरली ये चीज बोली है कि जनरल कैटेगरी वालों के लिए 40% चाहिए क्वालिफाइंग मार्क्स और कैटेगरी वालों के लिए इतने, बट कट ऑफ पर डिपेंड रखता है हर बार, ये चीज याद रखना। और हर बार डिपेंड करता है कट ऑफ के ऊपर। तो मेन चीज क्या होती है कि हायर ही जाती है। अब वैलिडिटी भी आप लोग याद रखना। वैलिडिटी तो वो वैसे तो मैं बता चुकी हूँ, जेआरएफ की जो वैलिडिटी है वो 3 साल के लिए रहती है। मतलब कि जो सर्टिफिकेट आप लोगों को मिलेगा वो 3 साल तक आप लोग मतलब एक तरीके से फिल कर सकते हैं फॉर्म वगैरह जब निकलेंगे। और जो सर्टिफिकेट है वो 3 साल तक वैलिड रहता है। और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए लाइफ टाइम के लिए लाइफ टाइम का रहता है। इसमें कोई वो नहीं है, आप कितने भी साल के हो, और बट आपकी क्वालिफिकेशन मैच होनी चाहिए। ये नहीं है कि आपने 12th कर दी तो आप नेट एग्जाम दे दो, नहीं, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद ही दे सकते हैं। इस चीज को याद रखना। तो ये थे हमारे सामने पॉइंट जो मैंने क्लियर कर दिया। अब एक पॉइंट और रह गया है, थोड़ा सा मुझे आप लोगों को मैं बता दूं। एक चीज और मैंने यहाँ पर नहीं बताई आप लोगों को, जो मैं बोल रही थी कि बाद में बताऊंगी। जेआरएफ के लिए अगर आप ट्राई कर रहे हैं, ठीक है, आप ये सोच रहे हैं कि जेआरएफ की जो स्कॉलरशिप है वो मिलती रहे हमें, तो इसमें क्या होगा कि आप लोगों को जेआरएफ में कितना अमाउंट मिलता है, 31,000 अमाउंट मिलेगा एज अ स्कॉलरशिप। आपने नेट एग्जाम देने के बाद जेआरएफ की पोस्ट के लिए अप्लाई किया, आप क्वालिफाई कर गए, तो आपको 31,000 मिलेंगे जेआरएफ के लिए, जिसमें आप रिसर्च कर सकते हैं। रिसर्च के लिए मिल रहे हैं ये आपके पास, ठीक है। एक मिनट, मैं तो कभी कभी पागल सी हो जाती हूँ सही में। स्पेलिंग ये शायद आप लोगों के साथ भी होता होगा। हाँ, सही लिखी है या नहीं बता देना। वैसे सही लिखी है आई थिंक, ठीक है। रिसर्च की मतलब रिसर्च के लिए आप लोगों को ये अमाउंट मिल रहा है। ऊपर से साथ के साथ पीएचडी करने के लिए भी आपको ये अमाउंट मिल रहा है। याद रखना, पीएचडी अगर आप ये सोच रहे हैं जेआरएफ का जो अमाउंट मिलेगा वो किस लिए, रिसर्च करने के लिए और पीएचडी। आप पीएचडी कर रहे हैं, पीएचडी की फुल फॉर्म डॉक्टर ऑफ फिलोसफी। डॉक्टर ऑफ फिलोसफी का मतलब है आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मतलब कि डॉक्टरेट कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, अपना कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी पढ़ाई, तो उसके हिसाब से आप लोगों को ये अमाउंट मिलता है। अब आप कंटिन्यू करे जा रहे हैं जेआरएफ में ही, आपका सब कुछ बढ़िया चल रहा है, ठीक है, तो आप जेआरएफ से एसआरएफ भी हो सकते हैं। एसआरएफ यानी कि सीनियर रिसर्च फेलोशिप, और उसमें आपका अमाउंट हो जाएगा 35,000। आपको 35,000 भी मिलने लग सकता है अगर आप मतलब कंटिन्यू कर रहे हैं और आपका सब कुछ सही चल रहा है, तो उसके हिसाब से ये चीज है। जो रिसर्च करना चाहते हैं उनके लिए बता रही हूँ, ये जेआरएफ का रहता है, ठीक है, स्कॉलरशिप अमाउंट मिलता है इसमें। अब ओबीसी वालों के लिए इसके अंदर 5 साल की रिलैक्सेशन है। ये तो मैंने बता दिया है, चाहे जेआरएफ हो चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर हो, दोनों में ही आप लोगों को इस बात को याद रखना है। बट एक चीज याद रखना, 3 साल के अंदर अंदर आप लोगों का पीएचडी हो जाना चाहिए। मतलब आप ये सोच रहे हैं कि अरे हमारे पास तो टाइम ही टाइम है, हम तो करते रहेंगे, हमें अमाउंट मिलता रहेगा, नहीं, 3 साल तक ही होगा ये। 3 साल के अंदर आपने नहीं की तो आपका जो अमाउंट है वो नहीं मिलेगा। तो ये चीज आप लोग याद रखना, ठीक है, ये बंद कर दिया जाएगा। होप सो आप लोगों को क्लास थोड़ा सा सही लगी हो, और बाकी जो डाउट्स हम कमेंट सेक्शन में या किसी भी ग्रुप से जुड़कर पूछ सकते हैं। सो थैंक यू, कीप लर्निंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।